Good afternoon, students. This is Ritika Shingodeo from the Department of Electronics and Communication Engineering of Silly Polytechnic, and it's 19th of January 2022, and my subject is Electronics Devices and Circuit, and today we are going to discuss about different kind of transistor biasing. And today just we'll start the topic and let's see how much we can cover in today's class. Okay. Otherwise, it will be continued for the next 2 or 3 classes. Thank you. So let's start. Please join everyone. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, very good afternoon. Okay, so today our topic will be transistor biasing. लास्ट डे हम लोग स्टेबलाइजेशन के बारे में देख रहे थे, तो स्टेबलाइजेशन क्या था, स्टेबलाइजेशन का जो टॉपिक था उसमें बेसिकली हम लोग क्या देखे थे कि जो फ्यूजन पॉइंट है या फिर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है या फिर जिसको हम लोग क्यू पॉइंट भी बोलते हैं, वो क्यू पॉइंट क्या होता है, वैरी करता है। अगर ट्रांजिस्टर मेरा प्रॉपर्ली बायस नहीं है तो अच्छा, स्क्रीन में जो कुछ भी आ रहा है, मतलब मेरा जो पेपर है उसका फोकस ठीक ठाक दिख रहा है तुम लोग को? फोकस ठीक ठाक दिख रहा है? ओके, तो जो मेरा स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन क्या होता है? स्टेबलाइजेशन इज नथिंग बट मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। विशाल कुमार पंडित, कुछ बोलना है तो चैट बॉक्स में लिखो। ओके, सो I think I'm audible to everyone. Okay, so स्टेबलाइजेशन जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए या फिर सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइजेशन मींस क्या कि मेरा सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बेसिक 3 फैक्टर को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है कि जो मेरा आईसी है, मींस जो मेरा आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट आईसी, उसमें क्या है, इट्स वेरी मच टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर के साथ साथ उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, बहुत फास्टली वो सेंसिटिव है, ठीक है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज वेरी मच सेंसिटिव अगेंस्ट और फॉर इन टेम्परेचर से के कारण वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसका जो वेरिएशंस है या फिर उसका जो वैल्यूज है वो बहुत अब्रप्टली चेंज हो जाता है। सेकेंड इज इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन में भी हम लोग देखे हैं कि हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए या फिर हर एक ट्रांजिस्टर का, क्योंकि उसका जो तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज डिफरेंट, उसके कारण उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। एंड थर्ड वन इज थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे हम लोग क्या बताए थे कि जो मेरा लीकेज करंट है दैट इज आईसीओ, वो लीकेज करंट का क्या होता है कि वो लीकेज करंट मेरा वो भी टेम्परेचर से काफी ज्यादा सेंसिटिव है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज में क्या हो जाता है कि मेरा जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट का जो वैल्यू है वो डबल हो जाता है। एंड इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस, मींस लीकेज करंट जैसे जैसे इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी वैसे इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है लीकेज करंट भी उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते रहता है।
तो अभी अगर हम लोग थर्मल रनवे का जो लास्ट डे ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, थर्मल रनवे का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो थर्मल रनवे का डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं इट इज, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? सभी का वीडियो क्लियर नहीं है या फिर खाली विशाल का ही वीडियो क्लियर नहीं है? मैम क्लियर है। क्लियर है तो विशाल तुम प्लीज नेटवर्क पे जाओ, अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा तो किसी और को भी नहीं दिखाई देगा वीडियो क्लियरली। ओके, सो द सेल्फ डिस्ट्रक्शन the self-destruction of an unstabilized transistor is known as thermal runaway. Okay. Known as thermal runaway. Okay. I think अभी थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं, लाइट का इशू था। Okay. तो दिस इज नोन एज थर्मल रनवे। थर्मल रनवे में क्या होता है? ड्यू टू थर्मल रनवे कलेक्टर करंट क्या होता है कि कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है थ्रू द ट्रांजिस्टर, और अगर कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा थ्रू द ट्रांजिस्टर, उसमें क्या होता है? हीट भी जनरेट होता है, और धीरे धीरे हीट जनरेट होते होते जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो दोनों टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होता है उसका क्या है? एक करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है। ऑब्वियसली हम लोग देखे थे जो कि कितना है सिलिकॉन के लिए, इट इज 120, सॉरी जर्मेनियम लिख दिए। सिलिकॉन के लिए क्या है? सिलिकॉन के लिए है इट इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 225 डिग्री सेंटीग्रेड, और जर्मेनियम के लिए कितना था? फ्रॉम 60 डिग्री टू 100। ठीक है, तो इतना क्या है? अभी हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा ट्रांजिस्टर्स है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का जो ट्रांजिस्टर है, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर क्या है कि इतना ही जो मेरा टेम्परेचर है उसको सह सकता है। अब अगर आईसीयू बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर भी ग्रेजुअली 10 डिग्री करके करते धीरे धीरे राइज होने लगेगा, तो एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जिस सिचुएशन में क्या है कि अगर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है तो उसका अगर 100 डिग्री से ज्यादा हो गया, या फिर अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है और उसका टेम्परेचर जो है वो 225 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा क्या होगा? जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो बर्न आउट हो जाएगा, वो जल जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो हीट जनरेट होने के कारण वो जल जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ थर्मल रनवे एंड इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये जो स्टेबलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है कि अगर स्टेबल नहीं है ट्रांजिस्टर तो मेरा ये सब प्रॉब्लम्स होता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग दो टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, फॉर स्टेबलाइजेशन, सो फॉर स्टेबलाइजेशन following techniques are needed. Are needed or used. First one is stabilization technique and second one is compensation technique. First one is who is this Naman?
Mrs. Naman, do not write anything in the chat box. Okay, do not write anything unnecessary in the chat box, otherwise I will be bound to throw you out from the class, or otherwise I will be restricted, or I will be bound to restrict the access of the chat box of everyone in the class. Don't disturb other people in the class. If you don't want to do the class, just leave. I don't have any kind of problem, but don't disturb others. Okay, so for stabilization, we used to follow two techniques. First one is stabilization technique. And second one is compensation technique. ओके, सो स्टेबलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम लोग एक रेजिस्टिव बायसिंग सर्किट को यूज करते हैं, जो कि क्या परमिट करता है कि बेस करंट में जो वेरिएशन है उस बेस करंट का वेरिएशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। और ऑब्वियसली हम लोग को क्या पता है कि क्योंकि हम लोग जो एम्पलीफायर के हिसाब से काम कराते हैं, अगर एम्पलीफायर के हिसाब से काम करते हैं हम लोग, तो कौन से मोड में ऑपरेशन होता है, सी मोड में ऑपरेशन होता है। तो सी मोड में अगर ऑपरेशन है तो क्या है, दिस इज ग्राउंडेड। ओके, तो इफ दिस इज ग्राउंडेड देन बेस इज द इनपुट टर्मिनल एंड कलेक्टर इज द आउटपुट टर्मिनल। ओके, तो इनपुट करंट मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट करंट विल बी IB एंड आउटपुट करंट विल बी IC। और हम लोग को क्या और ये जो वेरिएशन हो रहा है या फिर स्टेबलाइजेशन का जो मेन प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ IC एंड द लीकेज कंपोनेंट, दैट इज ICO, जो कि क्या है, IC का ही एक कंपोनेंट है या फिर IC का ही एक पार्ट है, हम लोग बोल सकते हैं, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो क्या है कि इसीलिए अगर IB में हम लोग ज्यादा वेरिएशन नहीं करेंगे या फिर IB का जो वेरिएशन उसको अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि IC में जो वेरिएशन है वो भी रेस्ट्रिक्ट होगा। और IC का अगर वेरिएशन रेस्ट्रिक्ट होता है तो उसके साथ साथ क्या क्या पैरामीटर वेरी नहीं करेगा मेरा, अगर IC रेस्ट्रिक्ट है तो उसके साथ साथ ICO का वेरिएशन मेरा रेस्ट्रिक्टेड होगा। उसके साथ साथ अगर IB हो रहा है, क्योंकि और ये अगर मेरा हो गया इनपुट करंट है तो मेरा इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, VBE। इनपुट वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, VBE। तो ऑब्वियसली अगर इनपुट ये वाला मतलब IB अगर उसका वेरिएशन को अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे एक रजिस्टर यूज करके, एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू का रजिस्टर यूज करके, तो ऑब्वियसली इसका जो वेरिएशन है वो भी रेस्ट्रिक्ट होगा और इसका वेरिएशन रेस्ट्रिक्ट होगा। और यहाँ पे उसके साथ साथ क्या है, ये दोनों में अगर चेंजेस रेस्ट्रिक्टेड होगा तो उसके साथ साथ बीटा का भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, या फिर बीटा का वैल्यू में जो वेरिएशन होना मतलब होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल वेरिएशन है या फिर मेरा जो ये जो तीनों प्रॉब्लम है स्टेबलाइजेशन का, ये जो तीनों प्रॉब्लम में जो भी वेरिएशन होने के कारण हो रहा है वो सब नहीं होगा। तो इन द स्टेबलाइजेशन टेक्निक वी यूज टू यूज अ रेजिस्टिव बायसिंग सर्किट। ठीक है, एक रेजिस्टिव बायसिंग सर्किट हम लोग यूज करते हैं फॉर द स्टेबलाइजेशन टेक्निक। एंड कंपेंसेशन टेक्निक में, ये जो मेरा सेकंड टेक्निक है कंपेंसेशन टेक्निक, सेकंड टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस लगाते हैं, जो क्या करता है कि टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होने के कारण जो क्या करता है, वोल्टेज और करंट को इस तरीके का उसका ऑपरेटिंग पॉइंट को मेंटेन करता है,
सो दैट ये जो सारे पैरामीटर्स है, ये सारे पैरामीटर्स में कोई भी वेरिएशन ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों टेक्निक को, स्टेबलाइजेशन टेक्निक एज वेल एज कंपेंसेशन टेक्निक, दोनों टेक्निक्स को हम लोग यूज करके स्टेबलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, थर्मल रनवे का जो प्रॉब्लम है, या फिर आईसी का जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का जो प्रॉब्लम है, या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेरिएशन के लिए जो भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ट्रांजिस्टर बायसिंग। ओके, तो ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए बेसिकली 4 सर्किट या फिर 4 तरीका का डिफरेंट टाइप ऑफ बायसिंग करना होगा, या फिर बायसिंग सर्किट के बारे में करना होगा। मींस क्या, ये 4 टाइप ऑफ बायसिंग सर्किट के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक दिन बता चुके थे, फिर भी आज एक बार ब्रश अप कर देते हैं। फर्स्ट वन इज बेस रजिस्टर मेथड। फर्स्ट वन इज बेस रजिस्टर मेथड। Second one, collector to base bias. Okay. Third one is base bias with collector emitter feedback. With collector and emitter feedback. And fourth one is voltage divider bias. Okay, ये 4 टाइप ऑफ बायसिंग सर्किट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा या फिर जानना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला, जो कि है बेस रजिस्टर मेथड। तो बेस रजिस्टर मेथड में पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाँ, इसको हम लोग, ये जो सर्किट है या फिर ये जो मेथड है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज फिक्स्ड बायस मेथड। ओके, तो लेट्स सी द सर्किट डायग्राम फर्स्ट। कॉमन एमिटर मोड में है, तो ऑब्वियसली ठीक है, ये एक मेरा ट्रांजिस्टर है, this is base, this is emitter and this is collector। ट्रांजिस्टर को हम लोग ग्राउंड करेंगे। ओके, अब कलेक्टर के साथ मेरा क्या लगेगा, RL, यहाँ से देंगे प्लस VCC, और बेस और कलेक्टर के बीच में हम लोग एक फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं RB। ओके, इस पॉइंट A, suppose this is point A, this is B, और ये ग्राउंड है, तो इसको, इस पॉइंट को हम लोग G से करेंगे नोटिफाई, या फिर बताएंगे G से। करंट का डायरेक्शन अगर बताएंगे, देखेंगे, तो ऑब्वियसली I का डायरेक्शन होगा इस तरफ, IC का डायरेक्शन हो जाएगा मेरा यहाँ से, और IB का हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग IB दिखा सकते हैं, like this। Okay, so this is the circuit diagram। लिख लो सर्किट डायग्राम फॉर
फॉर सीई कॉमन एमिटर मोड में कौन से टाइप ऑफ है, एनपीएन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर with base resistor bias. Okay, so this is the circuit diagram. तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो देखो इस पे क्या है, सी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्लियरली सर्किट में देख सकते हैं, इट इज अ सी कॉन्फ़िगरेशन विद रजिस्टर बायस, जिसमें क्या है एक हाई रेजिस्टेंस आरबी को हम लोग यूज किए हैं। दिस इज आरबी, इज कनेक्टेड बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, वीसीसी है, वीसीसी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी एंड बेस। ये जो आरबी है, आरबी को हम लोग कहाँ से लगाए हैं, यहाँ पे वीसीसी, ये पॉइंट क्या है, वीसीसी है, वीसीसी से एक पॉइंट में यहाँ पे आरएल है, यहाँ पे आरबी है, तो एक आरबी का एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वीसीसी पे। यहाँ पे कलेक्टर यहाँ से होता है, तो एक पॉइंट वीसीसी में लगाए हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग कहाँ पे लगाए हैं, बेस पे लगाए हैं। कि नाउ यहाँ पे हम लोग को एक चीज देखना है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन ये आ जाए या फिर हम लोग ये बताएं कि अगर मेरा ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ना होके अगर पीएनपी होता, तो अगर पीएनपी होता तो हम लोग क्या करते, रजिस्टर को पॉजिटिव वीसीसी से ना कनेक्ट करके नेगेटिव टर्मिनल के साथ, मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते, ठीक है। अगर बेस रजिस्टर मेथड को से हम लोग बायसिंग कर रहे हैं फॉर एनी पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली इट इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं एरोहेड क्या है, बाहर तरफ है, तो इट इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन अगर ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो क्या होता कि ये, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव वीसीसी के साथ कनेक्टेड किए हुए थे, तो उसको हम लोग नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते, ठीक है। Then the RB is connected between the negative VCC, negative terminal of the supply voltage and the base, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को अगर ट्रांजिस्टर का बायसिंग जो है, ट्रांजिस्टर बायसिंग का अगर मेन जो रीजन या फिर जो मेरा मेन टारगेट होता है वो क्या होता है कि हमको जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट चाहिए है, ठीक है, जिसके बारे में लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे, ये पता आ गया। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे कि जो मेरा ट्रांजिस्टर बायसिंग का जो डेफिनेशन है, इसमें क्या है, तीन जो पॉइंट्स था उसमें क्या था कि मेरा एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा, और क्या है, देयर शुड बी प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो ऑब्वियसली हम लोग को जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का फ्लो चाहिए, और वो किसके थ्रू चाहिए, आरबी के। यहाँ पे फॉर दिस रजिस्टर मेथड, यहाँ पे जो ये हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसके लिए क्या चाहिए, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट हम लोग को मिलना चाहिए, और वो कहाँ से फ्लो होना चाहिए कि मेरा जब भी कोई इनपुट सिग्नल नहीं है तो आरबी और वीसीसी के बीच में एक जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो होना चाहिए। और जो है कि फिगर में हम लोग को क्या करना है कि बेस एमिटर जंक्शन को हम लोग को फॉरवर्ड बायस में रखना है। ऑब्वियसली पहला कंडीशन था कि मेरा इस बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना है, और जो मेरा ये वाला जंक्शन होगा, कलेक्टर और बेस जंक्शन होगा, उसको रिवर्स बायस में लिखना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर वैल्यू, और by a proper selection of RB the required zero signal phase current can be made to flow। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि आरबी का वैल्यू उसी तरीके से हम लोग को डिसाइड करना है कि आरबी का वैल्यू हम लोग कितना कनेक्ट करें, सो दैट जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है प्रॉपर बायसिंग होने के लिए, सर्किट को प्रॉपर बायसिंग होने के लिए, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को प्रॉपरली फ्लो होने के लिए आरबी का वैल्यू कितना चाहिए। तो ये सर्किट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आरबी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आरबी का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले आईसी जो है हम लोग बोल सकते हैं कि रिक्वायर दैट
जो आईसी है और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा तब, आईसी विल बी जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ओके तो अब आईसी का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम ऑब्वियसली केवीएल लगाना है। तो केवीएल अभी हम लोग कौन से पॉइंट्स मतलब कौन से साइड में लगाएंगे, इनपुट साइड में लगाएंगे कि आउटपुट साइड में लगाएंगे। तो सपोज हम लोग जो ये साइड है इस साइड में अगर हम लोग केवीएल लगाते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, तो मेरा पाथ क्या होगा, सपोज माय पाथ इज या फिर लूप इज ए बी, ये साइड में है तो क्या हो जाएगा, ये होगा ए फिर बी, उसके बाद यहाँ पे एमिटर है एमिटर, उसके बाद जी, ठीक है जी हो गया और फिर से ए। ठीक है ये जो मेरा लूप है इस लूप में हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में हम लोग जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा लूप हम लोग इस साइड में ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या हो गया ए बी ई जी और फिर से ए। ठीक है तो इस पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं केवीएल, ओके तो केवीएल अप्लाई करने पे क्या है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या है प्लस वीसीसी, और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे किस किस के लिए हो रहा है या फिर कौन सा कंपोनेंट के लिए हो रहा है, एक हो रहा है ये रजिस्टर के लिए और ये आरबी, और उसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आईबी। दूसरा हो गया क्या है इस पाथ में ये बेस और एमीटर के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो बेस और एमीटर के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दिस इज VBE। तो हम लोग बोल सकते हैं IBRB V equals to I into R, IBRB plus VBE is equals to VCC। चलो उसी को लिखते हैं, that is IBRB plus VBE is equals to VCC। अब मेरा टारगेट क्या है कि आरबी का वैल्यू हमको निकालना है, तो आरबी का वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, सारे को हम लोग एक साइड लेंगे, दैट इज IBRB is equals to VCC minus VBE and finally we can write that। अब IB अगर नीचे चला गया तो RB will be VCC minus VBE by IB। ठीक है ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। और एक चीज क्या हम लोग को पता है कि ट्रांजिस्टर का जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो क्या होता है फॉर कॉमन बेस मोड, सॉरी कॉमन एमिटर मोड। कॉमन एमिटर मोड में अब अगर हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों करंट के बीच में रिलेशन देखें, आउटपुट करंट क्या है आईसी और इनपुट करंट क्या है आईबी, तो मेरा क्या हो जाता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फैक्टर और बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग फॉर द कॉमन एमिटर मोड, दैट इज बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा। बीटा इज इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट, है कि नहीं, आईसी बाय आईबी। तो यहाँ से हम लोग और भी बोल सकते हैं कि दिस आईबी इक्वल्स टू व्हाट आईसी बाय बीटा। ठीक है तो यहाँ से हम लोग IB का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो नाउ इफ वी पुट दिस वैल्यू देन वी कैन गेट व्हाट VCC माइनस VBE। IB है तो IC नीचे हो जाएगा बीटा ऊपर हो जाएगा इनटू बीटा बाय IC। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे हम लोग IB को नहीं रख के IC को क्यों रख दिए, ठीक है तो IB जो है वो इनपुट करंट है, ठीक है इनपुट साइड में अगर रजिस्टर हम लोग नहीं लगाएंगे तो कैसे हम लोग देख पाएंगे कि कितना होना चाहिए, लेकिन हम लोग का IB कितना होना चाहिए, लेकिन आउटपुट साइड में हम लोग को मेन टारगेट क्या है कि मेरा कौन सा पैरामीटर ये रहेगा, ठीक है
तो मेरा टारगेट मेन क्या है कि स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा पैरामीटर का जो वेरिएशन है उसको हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करना है। पहला था मेरा बीटा, सेकंड था वीई और तीसरा था वीसीई। ठीक है, तो और अगर अवेलेबिलिटी के बारे में भी चेक करेंगे या फिर अवेलेबिलिटी के ऊपर भी हम लोग बोलेंगे तो आउटपुट सर्किट में कितना करंट फ्लो होना चाहिए, कितना करंट फ्लो होने से सर्किट मेरा स्टेबल हो सकता है, उसका एक एजम्पशन मेरे पास है। ये जो ट्रांजिस्टर लगाए हैं, ट्रांजिस्टर का जो मैनुअल होता है उससे हम लोग को बीटा का वैल्यू मिल सकता है और वीबी का वैल्यू भी मिल सकता है कि इसमें इसका बेस और एमिटर के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो जो मैन्युफैक्चरर है वो एक मैनुअल बना के देता है। ठीक है, और वीसीसी हम लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं ये भी हमको पता है। तो ऑब्वियसली आरबी का वैल्यू को हम लोग, ये सारा जो वैल्यू है ये सारे वैल्यू मेरे पास अवेलेबल हो सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन करके आरबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक कन्वेंशन है या फिर मैक्सिमम केसेस में हम लोग और एक चीज करते हैं कि क्या है, this VCC is very much greater than that VBE। जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं वाइसिंग के लिए, यहाँ पे जो प्लस VCC हम लोग वैक्सिंग से देते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये जो बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वी कैन राइट दैट, सो we can write that VCC minus VBE is almost equals to VCC. So finally we can write that RB equals to VCC into beta by IC. Okay, so finally we can write this. तो क्योंकि यहाँ पे आरबी डायरेक्टली हम लोग ऐसे बाय सब, और इस इक्वेशन से फाइनली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमको वीसीसी का भी वैल्यू पता है, बीटा का भी वैल्यू पता है, आईसी का भी वैल्यू पता है, और डायरेक्टली हम लोग वहां से आरबी का वैल्यू को पा सकते हैं। और क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाइसिंग का जो मेथड है, इस मेथड में एक फिक्स अमाउंट ऑफ रजिस्टर को लगा के हम लोग बायस करते हैं। ये जो आरबी क्या है, एक फिक्स्ड है, ये कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्योंकि फॉर दिस सर्किट या फिर दिस काइंड ऑफ बायसिंग नीड्स ओनली अ फिक्स वैल्यू ऑफ रजिस्टर, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ बायसिंग मेथड इज नोन एज फिक्स्ड बायस मेथड। ओके, इसी के लिए क्या है कि ये जो मेरा सर्किट डायग्राम है या फिर इस टाइप ऑफ जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स बायस मेथड। और फिक्स बायस मेथड के लिए अगर स्टेबिलिटी फैक्टर को हम लोग बोलेंगे या फिर स्टेबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग बोलेंगे, तो स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर दिस मेथड S is equals to 1 plus beta. Okay. ओके, तो नॉर्मली जो मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर है, स्टेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 plus beta by 1 minus beta into del IB by IC। ठीक है, लेकिन फॉर फिक्स रजिस्टर मेथड क्या है कि IB के साथ IC का क्या है, कोई भी मतलब इट इज इंडिपेंडेंट। IB और IC क्या है, इंडिपेंडेंट है। IB के साथ IC में का वेरिएशन में कोई भी उसमें डिपेंडेंसी नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर दिस ये है तो ये नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट इनवैलिड हो जाता है। So for this reason, for the base resistor method, stability factor is this, S equals to 1 plus beta. Okay. So this is all about my fixed registered method or base register method. ठीक है. Now our next method. अच्छा, इसमें किसी को कोई confusion है? समझ में आया सभी को? सर्किट का तुम लोग ये करके रख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। और एक बार बता देते हैं, बेस रजिस्टर मेथड है तो
तो पहले कॉमन एमिटर मोड में है, कॉमन एमिटर मोड में एमिटर को हम लोग ग्राउंड करेंगे एनपीएन के लिए, और उसके बाद कलेक्टर साइड जो है, कलेक्टर साइड में लोड रजिस्टर रखेंगे, ड्रॉ करेंगे या फिर लोड रजिस्टर कनेक्ट करेंगे बिटवीन वीसीसी एंड कलेक्टर सर्किट, और आरबी में एक आरबी जो लगाएंगे वो लगाएंगे बिटवीन वीसीसी एंड दिस बेस टर्मिनल, ठीक है। और आरबी का वैल्यू को हम लोग को जज कर, मतलब आरबी का जो वैल्यू है उसको हम लोग को फाइंड करना होता है, एक प्रॉपर आरबी यहाँ पे प्लेस करना होता है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सर्किट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉर द प्रॉपर बाइसिंग, ठीक है। तो अगर आरबी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो सर्किट का लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल अप्लाई करके हम लोग ये वाला जो डेरिवेशन है, ये वाला डेरिवेशन करके फाइनली उससे हम लोग आरबी का वैल्यू को निकाल सकते हैं, विच इज आरबी इक्वल्स टू वीसीसी इनटू बीटा बाय आईसी। ओके, सो अब अगर हम लोग को वैल्यूज प्रोवाइडेड रहेगा तो हम लोग कोई भी पैरामीटर से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, सपोज तुम लोग को बोल दिया कि न्यूमेरिकल एक तो हम बता देते हैं, ओके, सपोज मेरे को ये सेम सर्किट जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ओके, सपोज एक प्रॉब्लम है, सपोज एक प्रॉब्लम है, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर to be operated, zero signal collector current, that is IC equals to 1 milliampere, collector supply VCC equals to 10 volt, ठीक है। नाउ आरबी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, आरबी का वैल्यू फाइंड करना है फॉर बेस रजिस्टर मेथड में, मेंशन भी कर दिया है बेस रजिस्टर मेथड को यूज करके, और बीटा का वैल्यू है प्रोवाइडेड है, बीटा का वैल्यू इज 100, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, तो फॉर आरबी हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि बोल दिया है मेरा यूजिंग बेस रजिस्टर मेथड, यूजिंग बेस रजिस्टर मेथड क्योंकि बोल दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेस रजिस्टर मेथड के लिए आरबी का जो वैल्यू है वो हमको पता है, दैट इज वीसीसी इनटू बीटा बाय आईसी, ओके। तो अगर बीटा आईसी है तो यहाँ पे मेरा क्या है, और कुछ प्रोवाइडेड है क्या, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि द ट्रांजिस्टर इज जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, ठीक है, बड़ा वाला लिखते हैं, तो RB इज इक्वल्स टू VCC माइनस VBE इनटू बीटा बाय IC, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि दिस इज अ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए ऑब्वियसली स्टार्टिंग जो वोल्टेज होता है बेस टू एमिटर वो कितना होगा, VBE इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट, ओके। तो फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर VB इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट, जो कि मेरा पीएन जंक्शन डायोड में क्या है, VB मतलब वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन इट्स बेस टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल, तो बेस और एमिटर के बीच में अगर और कोई भी एक जंक्शन को हम लोग एज ए डायोड ये कर सकते हैं, तो जर्मेनियम डायोड के लिए जो मेरा कट इन वोल्टेज था वो कितना था, 0.3 वोल्ट, तो सेम है यहाँ पे भी। तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए फॉरवर्ड बायस में मेरा कटिंग वोल्टेज कितना होगा, 0.3, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.3। तो अब क्या है, मेरे पास सारे पैरामीटर्स है, VCC का वैल्यू मेरे पास है, IC का वैल्यू मेरे पास है, बीटा का वैल्यू है, तो आरबी हम लोग पा सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज